जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडलों के बारे में बहुत ही अच्छे से दोस्तों डिस्कस किया था। अभी तक दोस्तों आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम दोस्तों अगली वीडियो में मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज हम दोस्तों उसी पेज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता, हमारा जो सिलेबस है दोस्तों लगभग कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों समाप्ति की ओर चल रहा है और आपकी 2 से 3 क्लासेस और होंगी। 2 से 3 क्लासेस में दोस्तों आपकी संविधान पूरा फिनिश हो जाएगा। हिस्ट्री दोस्तों हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं येलो बुक की, और संविधान भी दोस्तों आपका 2 से 3 वीडियो और आएंगी इसकी, आपका पूरा का पूरा संविधान भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम जियोग्राफी स्टार्ट भी करेंगे, वो भी पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही शानदार पेज बाय पेज मज़ेदार तरीके से। तो एक बार आप सभी लोग प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो भी इस पढ़ाई का आनंद ले सकें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक एक लाइक करने से दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे दोस्तों हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको सभी पता होगा कि जो पहला हमारा पॉइंट है वो है कौन सा, मुख्यमंत्री। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री पर। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ से यही बनता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके दोस्तों आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल। किसके द्वारा होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और ये किस आर्टिकल के तहत दोस्तों की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो जनवरी में होगा। और आप लोगों के दोस्तों बता दें कि एसएससी जीडी के साथ साथ आप लोगों के सरकार ने दोस्तों एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है सीआरपीएफ में जाने के लिए। सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी दोस्तों फॉर्म अप्लाई डेट दोस्तों 4 जनवरी 2023 से दोस्तों स्टार्ट होने वाली है। उस पर भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो जल्दी ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर भी हम वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। तो उसमें दोस्तों क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड पहले है, क्या एग्जाम पहले है, उसकी भी चर्चा दोस्तों उस वीडियो में हम आपको स्पेशल तरीके से बताएंगे। तो आप लोगों के एसएससी जीडी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है सीआरपीएफ में दोस्तों आपको अपना करियर बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री जो है ये दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद 163 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि ताकि दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाए। और यहाँ से मैं जो भी आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। और एग्जाम में तो दोस्तों जब आप बैठेंगे ना तब आपको तुरंत बातें हमारी याद आ जाएंगी कि हाँ कि ये सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं उनको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। जब भी ये दोस्तों किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है या कोई नया प्रधानमंत्री बनता है या कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो उसको क्या होता है, उसको दोस्तों शपथ दिलाई जाती है। तो यही पूछा है कि मुख्यमंत्री को और तथा उनके मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। और थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि यदि मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री दोस्तों अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है
मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसे देगा? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जब भी दोस्तों अपना त्याग पत्र देगा वो राज्यपाल को ही देगा। किसे देगा? राज्यपाल को। अब कहेंगे आप कभी सर कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र उप मुख्यमंत्री को भी तो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र उप मुख्यमंत्री को नहीं देगा। किसे देगा? राज्यपाल को देगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसमें दोस्तों एक नोट पॉइंट करके दिया गया, इसको जरूर आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, तथा पांडिचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट को समझ लेंगे आप सभी प्यारे दोस्तों। एक बार कहा गया कि राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो मुख्यमंत्री में दोस्तों यही से 3 से 4 पॉइंट जो थे, जो कि आपके एग्जाम के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। आप सभी जानते हैं, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से, अब आप कहेंगे सर प्राचीर क्या होता है? प्राचीर बोलते हैं दोस्तों लाल किले की दीवार जो होती है ना, उनको दीवार को दोस्तों प्राचीर भी बोलते हैं। तो लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की, जिसको क्या कहा गया दोस्तों? नीति आयोग कहा गया। याद रखिएगा कब? अब देखिए नीति आयोग कब आया, तो याद रखिए प्रधानमंत्री ने कब घोषित किया? 15 अगस्त 2014 को। तो ये आपको डेट याद रखनी है। अगला पॉइंट दोस्तों की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आई और आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा गया। पर नीति आयोग इसे कब कहा गया? 1 जनवरी 2015 को। कब कहा गया दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसे नीति आयोग कहा जाने लगा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जब ये दोस्तों मैंने अभी जस्ट कुछ ही मिनट हुए थे, मैंने आपसे बोला था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें देखा है इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि और यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है। किसके लिए? अब राज्य सरकार कौन सी होती है? मुख्यमंत्री होते हैं ना, तो मुख्यमंत्रियों के लिए भी नीति आयोग का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है यह पंचवर्षीय योजना के कारण सरकार को सलाह भी देगा। नेक्स्ट, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के थ्रू। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही बनता है कि इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तब आपका आंसर क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कहा गया है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं दोस्तों? सदस्य होते हैं। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और जितने भी मुख्यमंत्री होंगे सभी राज्यों के वो इसके सदस्य कहलाते हैं। क्लियर? चलिए लास्ट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। सेतु मीन्स क्या होता है? पुल।
एक सेतु की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास जो परिषद है दोस्तों, ये मुख्य कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच तीनों में दोस्तों यह कार्य करता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, और यहाँ से दोस्तों आपको एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर करवाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुसार अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन के संबंधित उपबंध दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट है निर्वाचन आयोग का गठन। यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। कैसा है दोस्तों? स्थायी संवैधानिक निकाय है जो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। डेट हमेशा याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। डैश करके जरूर अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर किया जाता है। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है कार्यकाल और उनकी आयु क्या रहती है। तो कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल रहता है दोस्तों 6 वर्ष। 5 वर्ष मत कर देना, समझिएगा पॉइंट को। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इनकी आयु जो होती है वो होती है अधिकतम 65 वर्ष। 65 वर्ष अधिकतम आयु होती है, और कार्यकाल इनका 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो केवल 6 वर्ष के लिए होता है, सेम ही रहता है। लेकिन इनकी जो अधिकतम आयु है वो दोस्तों 62 वर्ष पूरे होने तक ही होता है। इसमें 65 वर्ष की आयु तक, और इसमें 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। आई होप कि दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये क्लास लग रही हो कि वाकई क्लास हमारे लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक तो आप कर सकते हैं ना। एक लाइक दोस्तों आप कर सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप चाहते कि ऐसे ही वीडियो दोस्तों हमें मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही मज़ेदार इम्पोर्टेंट क्लास आपको मिलती रहे। चलिए अगला पॉइंट है, पहले चुनाव आयोग का सदस्य आयोग था, किंतु 1993 में 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। पहले दोस्तों चुनाव आयोग एक सदस्य का था, एक सदस्य आयोग था, लेकिन 1993 ईस्वी में इसमें दोस्तों 3 सदस्य आयोग बना दिए गए। कितने दोस्तों? 3। चलिए अगला पॉइंट जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुख्य कार्य बताए गए हैं निर्वाचन आयोग के। निर्वाचन आयोग के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं इसकी भी चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के थ्रू दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। पहला पॉइंट, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इसका कार्य है। सेकंड है दिया गया है मतदाता सूची को तैयार करवाना। जो दोस्तों मतदान होता है उनकी सूची को तैयार करवाना। विभिन्न राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अपना दोस्तों कोई भी मत होता है, कभी भी कोई भी वोटिंग होती है, सबका दोस्तों अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। तो चुनाव चिन्ह प्रदान करना किसका कार्य होता है? राजनीतिक दलों का होता है। और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी तैयार करना, आचार संहिता तैयार करना और चुनाव करवाना, ये सभी किसके कार्य होते हैं? राजनीतिक दलों के लिए और निर्वाचन आयोग के। अब इसमें पॉइंट दिया गया निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य तथ्य हैं, कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं, इन पर भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा करने से पहले आपको बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप लोगों ने इस बुक को परचेज नहीं किया है, किसी कारणवश आपने इस बुक को, इस रोजगार वेद अंकित सर की येलो बुक को परचेज किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं परचेज, तो आप लोगों के लिए दोस्तों हमने इस बुक का पूरा संपूर्ण PDF, इस बुक को दोस्तों आपने यदि एक बार पढ़ लिया ना, तो आपकी दोस्तों जीके का जो बेस है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपको इस बुक का फ्री PDF दोस्तों मैंने प्रोवाइड करवा रहा हूँ जब से ये क्लास स्टार्ट की है। तो आप दोस्तों यदि इस बुक का जो सॉल्यूशन है, पूरी कंप्लीट बुक यदि आप चाहते हैं वो भी फ्री में डाउनलोड करना, तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
तो उसको दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप फाइल में जाकर इस बुक का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और 140 पेजों की ये बुक है। पूरी बुक का फ्री PDF फ्री सॉल्यूशन आपको दोस्तों इस बुक में मिल जाएगा और आपको परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और परचेज कर रखा है आपने ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी कर पाया है तो आप दोस्तों इस बुक का फ्री में अपने मोबाइल में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों इसमें ये दिया गया कि यह एक संवैधानिक संस्था है। तो इस पर भी दोस्तों हम आपसे पहले ही बता चुके थे कैसी है, स्थायी और एक संवैधानिक संस्था है। अगला पॉइंट, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएंगे इसको। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, या इनमें से कोई नहीं? तब आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। याद रखेंगे सभी प्यारे दोस्त, मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट दोस्तों दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब आपसे दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना आप? मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा महाभियोग द्वारा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा हटाया जा सकता है। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। आप मुख्य चुनाव आयुक्त को दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद होता है, जो उनका दर्जा होता है, वो एक सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके दोस्तों बराबर होता है। अगला पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस पॉइंट को दोस्तों समझने के इसमें एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है? मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है? तो आपको दोस्तों ऑप्शन में जरूर मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब इसमें एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है आपसे? इसमें एग्जामिनर पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा संचित निधि द्वारा, RBI द्वारा, ऐसे काफ़ी ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो याद रखिएगा भारत की संचित निधि द्वारा। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दे रखा है, प्रमुख क्षेत्रीय दल व उनका चुनाव चिन्ह। तो काफ़ी कैंडिडेट आप लोग इससे जरूर परिचित रहे होंगे कि जैसे कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आप सभी जानते हैं साइकिल है। भारतीय जनता पार्टी BJP का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। बसपा बहुजन समाज पार्टी का वो चुनाव चिन्ह क्या है? तो आप सभी जानते हैं हाथी है। कांग्रेस का क्या है? हाथ का पंजा है। आम आदमी पार्टी AAP का क्या है? झाड़ू है। तो यानी कि अब आपको हम बता रहे हैं कौन सी पार्टी किस प्रदेश से अटैच है और कौन सी पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह रहता है। तो ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है। बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको कोई पता नहीं, लेकिन आपको दोस्तों इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए पहला इसमें दिया गया है तेलुगु देशम पार्टी। ये तेलुगु देशम पार्टी है जो कि दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य की है और इसका चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? साइकिल है। तेलुगु देशम पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी, SP जिसको बोलते हैं समाजवादी पार्टी, सपा जिसको बोलते हैं। इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल जो कि अपने राज्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है इसमें, मुख्य चुनाव चिन्ह और उनके दल और राज्य। चलिए तीसरा इसमें पॉइंट दिया गया है दोस्तों शिवसेना। शिवसेना ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की दोस्तों सरकार है जिसका दोस्तों चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान। तीर कमान यानी कि धनुष और बाण है। अगला है मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों इसमें तो दिया नहीं गया, इसमें या तो बुक में ही इसमें दोस्तों कोई मिसप्रिंट है। ये जो महाराष्ट्र है दोस्तों ये इसमें ये भी महाराष्ट्र राज्य से दोस्तों है, बट इसका दोस्तों इसमें चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है।
हो सकता है इस कॉपी में मिसप्रिंट हुआ हो। हालांकि ये चुनाव चिन्ह इसका मन से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना इसका चुनाव चिन्ह मुझे भी दोस्तों मालूम नहीं है। मालूम जब हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट में मैसेज कर दूंगा। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों 5वां अकाली दल। अकाली दल जो है दोस्तों ये आपकी दोस्तों पंजाब का है, पंजाब राज्य का है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है दोस्तों तराजू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस मीन्स क्या होती है दोस्तों? तराजू होती है। देखिए दोस्तों साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो मुझे मालूम है तो मैं आपको दोस्तों डिस्कस करके बता देता हूँ कि तराजू के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। तो अकाली दल जो होता है ये दोस्तों चुनाव चिन्ह है, ये पंजाब राज्य का पंजाब का है जो कि इसका चुनाव चिन्ह तराजू है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार और झारखंड की ये दोस्तों पार्टी है। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है दोस्तों तीर। क्या है दोस्तों? तीर। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। ये दोस्तों केरल राज्य की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है सीढ़ी। अगला है दोस्तों अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। भाषा से ऐसा लगता है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बोल के देखेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे तमिलनाडु साउथ इंडियन साइड की भाषा है। तो उसका दोस्तों चुनाव चिन्ह है वो क्या है? 2 पत्ती। अगला है दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी। ये दोस्तों बिहार राज्य से बिलोंग करती है जिसका चुनाव चिन्ह है बांग्ला। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल। इसका दोस्तों जो चुनाव चिन्ह है वो है लालटेन जो कि बिहार और झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की दोस्तों ये पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह है हल। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप समझ चुके होंगे कि ये झारखंड की ही पार्टी है। क्लियर हो गया। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है दोस्तों तीर कमान। नेक्स्ट द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। देखिए कड़गम आ गया, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये भी समझ गए होंगे कि तमिलनाडु से है। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है उगता हुआ सूरज। ये तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का चुनाव चिन्ह है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। इन पर भी दोस्तों थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर का कहाँ पर दिमाग घूम जाए कोई पता नहीं कब कैसा क्वेश्चन पूछ दे। क्योंकि आजकल के एग्जामों में हो क्या रहा है, पैटर्न देते कुछ हैं, एग्जाम में आता कुछ है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। लोकसभा आम चुनाव तथा राज्य विधान चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। सेकंड, इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें तो जीतनी ही होंगी। यदि 4 से कम सीटें रहीं तो दोस्तों वह हार जाएगा। अथवा करके दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है, लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। कम से कम दोस्तों 2% सीटें तो अपने खाते में आनी ही चाहिए। साथ में दोस्तों कम से कम 3 राज्यों में भी हासिल करना होगा। 3 राज्यों को मिला के दोस्तों यानी लगभग 2-6% सीटें आपको हासिल करनी होगी 3 राज्यों को मिलाकर। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चिन्ह। जिनको दोस्तों मान्यता प्राप्त है वो तो दोस्तों ऐसे ही थे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन ये हैं जो कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मान्यता प्राप्त हैं। उनकी पार्टियों के दल के बारे में चर्चा करते हैं और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में। पहला दिया गया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको बोलते हैं। इसका चुनाव चिन्ह आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में कमल का फूल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा है। बहुजन समाज पार्टी बसपा, चुनाव चिन्ह हाथी। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं भाकपा। इसको भा से हो जाएगा भारतीय, का से कम्युनिस्ट, पा से पार्टी। जैसे कि भाजपा बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही होती है कि भाकपा। इसका हसिया एवं बाली इसका चुनाव चिन्ह है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं माकपा, इसका हसिया एवं हथौड़ा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल है, यानी कि फूलों का जोड़ा। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और नेक्स्ट है नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। क्लियर। चलिए अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के हमने 51 पेजों को कवर कर लिया है लगभग 25 वीडियोज़ में। 25 वीडियोज़ में दोस्तों हमने 51 पेजों को कवर किया है बहुत ही शानदार तरीके से। और आपके दोस्तों लगभग
100 पेज और मान के चलते हैं बचे होंगे, और इसके बाद दोस्तों आपकी ये संपूर्ण बुक दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है, निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाता पर नियंत्रण रखने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। आप सभी जानते हैं कि 1993 में दोस्तों पहले क्या हुआ था, कुछ जाली वोट डाल देने से दोस्तों उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्होंने फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया है। जब भी वोट डालने जाते थे ना तो पहचान पत्र लेकर जाते थे। अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया दोस्तों, आपका वोट जो है वो आधार कार्ड से भी डलने लगा है और पहचान पत्र वोटर आईडी से भी द्वारा डाला जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया, 1 नवंबर से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। यानी दोस्तों यदि आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है तो दोस्तों आप मतदान के काबिल, मतदान के योग्य हो चुके हैं, आप मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष की यदि आपने आयु पूरी कर ली है तो। क्लियर। चलिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है और आपकी 18 साल उम्र हो चुकी है तो आपका फर्ज बनता है एक भारतीय नागरिक के तौर पर कि आपको अपना मतदान कार्ड बनवा लेना चाहिए और जाके आने वाले चुनावों में आप मतदान कर सकें। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सबसे पहला परिसीमन के आधार पर कर्नाटक में चुनाव आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है क्योंकि यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पूछेगा या नहीं ये दोस्तों कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन पूछ सकता है कि सबसे पहले परिसीमन के आधार पर चुनाव कहाँ पर आयोजित किए गए थे। समझ रहे हैं, सबसे पहले परिसीमन के आधार पर चुनाव कहाँ पर आयुक्त किए गए थे, तो आपका जवाब आना चाहिए कर्नाटका से। कहाँ से किए गए थे दोस्तों, कर्नाटक से किए गए थे। नेक्स्ट, आपसे मैंने पहले भी बताया था, पहली भी कुछ वीडियो हो चुकी है उसमें बताया कि आपको दोस्तों फुल फॉर्म आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक फुल फॉर्म दोस्तों दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है, ईवीएम दिया गया है। ईवीएम को क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका दोस्तों ये फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। याद रखेंगे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में जिनको पता नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें, इसका सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। पहले दोस्तों पर्चियों से वोट होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा हुआ। गोवा की राजधानी क्या होती है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गोवा की, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, गोवा की राजधानी कहाँ है, तो इसका आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया, ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव करवाया गया। पॉइंटों की समझ रहिएगा और उनकी डेटें जरूर याद रखिएगा। 2004 में दोस्तों संपूर्ण आम चुनाव करवाया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद, इस पर भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई। अंतर्राज्य परिषद की जो पहली बैठक हुई वो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई, तो जून 1990 में पहली बार हुई थी। और अंतर्राज्य परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो 10 अक्टूबर 1990 को। याद रखिएगा, जून 1990 में इसकी स्थापना और 10 अक्टूबर 1990 को इसकी पहली बैठक हुई थी। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, 2 पॉइंट और है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट हमारा फिनिश हो जाएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों, संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य
होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत जो किए गए हैं 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, उनको दोस्तों सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री है, उनके दोस्तों प्रशासक के सदस्य होते हैं इस आर्टिकल के तहत। अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में दोस्तों कितनी बार होती है? 3 बार होती है। याद रखिएगा, अंतर्राज्य परिषद की बैठक कितनी बार होती है दोस्तों? 3 बार होती है। आपसे एग्जामिनर यदि पूछ दे कि अंतर्राज्य परिषद की बैठक कितनी बार होती है वर्ष में, तो एक वर्ष में दोस्तों 3 बार होती है। कितनी बार होती है दोस्तों? एक वर्ष में 3 बार होती है। याद रखेंगे सभी प्यारे दोस्त, एक वर्ष में कितनी बार होती है दोस्तों? एक वर्ष में 3 बार होती है। इंपॉर्टेंट है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसकी बैठक में कम से कम 10 सदस्य होना अनिवार्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राज्य परिषद की बैठक में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 10 सदस्य अनिवार्य हैं। और इनकी एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? 3 बार होती है। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग, इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो कैंडिडेट इसमें शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेगा तो समझ लेना उसका जो जीके का बेस है बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा और आने वाली एग्जाम में दोस्तों बहुत ही अच्छा स्कोर आप खड़ा करेंगे। चलिए इसमें दिया गया है दोस्तों वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये 2 क्वेश्चन, पॉइंट 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन आपके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280। रट लीजिएगा, बिल्कुल छाप लीजिएगा माइंड में, क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है कि आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए अगला पॉइंट, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर? चलिए पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1951 में। याद रखिएगा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, केसी नियोगी। केसी नियोगी दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो कि 1951 में इसको गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिन्हा। एन.के. सिन्हा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए हो गई। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243A के अंतर्गत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243A के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन 280 के अंतर्गत किया जाता है और यहाँ पर है राज्य वित्त आयोग। इसमें आप कंफ्यूज होंगे, 100% कंफ्यूज होने वाले हैं। पहला पॉइंट इसमें दोस्तों आप दिया गया था वित्त आयोग में कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ऑप्शन मिलने वाले हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और अनुच्छेद 243A के अंतर्गत किया जाता है और आप होंगे कंफ्यूज 100%। लेकिन आपने यहाँ पर बात को समझ लिया तो आपको कोई भी एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। इसमें कहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 243A के अंतर्गत, लेकिन वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था अनुच्छेद 280। तो कैसे याद रखना है कि वित्त आयोग 280 और राज्य वित्त आयोग 243A। क्लियर? याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो वित्त आयोग था जो अनुच्छेद 280 में किया गया था और राज्य वित्त आयोग इसका गठन अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया। क्लियर? चलिए
उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1964 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री के संथनम। श्री के संथनम इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके? केंद्रीय सतर्कता आयोग के। तो ये इतना हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ दे। तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री के संथनम, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, अगला पॉइंट है यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभाग अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। याद रखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें दे रखा है, यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था भी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। कब? राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 25 अगस्त 1998 को संवैधानिक दर्जा देकर इसको एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया था, 25 अगस्त 1998 को। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। यानी कि दोस्तों इस आयोग में एक अध्यक्ष होना जरूरी है, साथ में 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। याद रखिएगा, नियुक्ति जरूर याद कर लेना, किसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, कौन सा मंत्री किसे त्यागपत्र सौंपता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको जरूर याद रख के लाना। अगला है इनका कार्यकाल दोस्तों 4 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। यानी कि दोस्तों 65 वर्ष की आयु तक और 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, किसका? सतर्कता आयोग का। क्लियर? चलिए अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपसे दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा लेवल का एग्जाम हो, आपसे दोस्तों एक दिवस जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को बताना है, जल्दी से आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आप आंसर करेंगे सभी पर दोस्त कमेंट में, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दिवस है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार चार्टर अपनाया था। कब? 1966 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर, यहाँ पर भी दिया है 1948 में बनाया गया था। इसके लिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दिवस, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। नेक्स्ट, यह आयोग देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जो भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट रहा हो तो आप हमें इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जब उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो शपथ भी तो राष्ट्रपति दिलाएगा। इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं ना। तो इसमें दोस्तों कोई अजीब बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। नेक्स्ट, आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश रह चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन लगती है कि इस आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। क्लियर? याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य, कितने? 6 सदस्य की समिति की सिफारिश के आधार पर ही की जाती है। कितने सदस्यों की? 6 सदस्यों की सिफारिश के आधार पर होगी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट बनाकर इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। कब से? विधि आयोग ने कब की थी? 1924 में। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें है? जब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो उनकी संख्या निर्धारित करने का भी श्रेय राष्ट्रपति को ही जाता है। तो उनकी दोस्तों संख्या निर्धारित करने का जो पावर होती है वो दोस्तों किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। चलिए अगला पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु वह 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वह पद मुक्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए तो की जाती है, परंतु वह 6 वर्ष के पहले यानी 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष की आयु पूरी यदि वो कर लेता है तो वह पद मुक्त हो जाता है, यानी पद से फ्री हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसमें किसकी बात हो रही है दोस्तों? राज्य लोक सेवा आयोग की। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो सीधी सी बात है कि कौन किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी, क्योंकि इसमें राज्य की कंडीशन लागू है। परंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। देखिए नियुक्ति तो राज्यपाल करवा देगा, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करवा देगा, लेकिन राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता है। इतनी पावर नहीं है राज्यपाल में कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा दे, हटा नहीं सकता है। नियुक्त तो करवा देगा लेकिन हटाने की पावर तो भाई प्रेसिडेंट में है। तो उसे पद से हटाने का जो पावर है वो दोस्तों राष्ट्रपति के ही अधिकार में है, ना कि राज्यपाल के अधिकार में। याद रखिएगा। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष व 62 वर्ष की आयु तक होता है। इनका जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष और सदस्य दोनों का, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक के लिए ही होता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है सूचना आयोग। सूचना आयोग, इसकी जो चर्चा करेंगे दोस्तों हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और वीडियो दोस्तों यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको दोस्तों बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी 2 से 3 क्लासेस और होंगी, 2 से 3 वीडियो और आएंगे। इसके बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर ऑलरेडी पूरा फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद नया चैप्टर ज्योग्राफी में हम प्रवेश करेंगे, उसको भी धीरे धीरे हम पेज बाई पेज कवर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आपको दोस्तों स्वस्थ रखिएगा, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।